रिलेशन बिटवीन ई नॉट सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कर रहे हैं हम लोग, डेरिवेशन नहीं करना है, फॉर्मूला याद रखेंगे, अपना काम बन जाएगा। रिलेशन बिटवीन ई नॉट सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जब भी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होता है तो उस टाइम पे ई सेल उसका 0 होता है। जब इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन होगा एट EQ तो जो ई सेल होता है उसकी वैल्यू होती है 0, याद रखेंगे। एट इक्विलिब्रियम ई सेल इज इक्वल टू 0। तो हमारी नर्स्ट इक्वेशन अगर हम लोग लगा दें तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, और यहाँ पे क्या था, पूरी वैल्यू अगर लगाओ 2.303 वाली, तो क्या इक्वेशन थी नर्स्ट, ओरिजिनल बता दो है? नहीं, ये तो लास्ट में निकल रही थी, इसके पहले वाली बताओ। RT बाई NF ये था ना, LN प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, यही होता था ना, ये करते थे हम लोग, ठीक है। और जब हम लोग केसी निकालते हैं तो केसी में भी हम लोग प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बाई रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, यही तो करते हैं। इसका मतलब इधर वाली ये जो वैल्यू है ये क्या है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बाई रिएक्टेंट की। तो अगर ई सेल 0 रख दोगे आप, इस ई सेल को 0 रखते हो तो ई नॉट सेल माइनस आ जाएगा RT बाई NF। अगर आपको लॉग, नेचुरल लॉग को कन्वर्ट करना है लॉग 10 में तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दोगे, लॉग KC आ जाएगा। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट जो लेते थे वो लॉग KC लेते थे। अब ई नॉट सेल को अगर लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू आ गया 2.303 RT बाई NF लॉग KC, ठीक है। माइनस में है कि प्लस में है? माइनस में होगा या प्लस में होगा? प्लस में ही होगा ना। और अगर ये पूरी वैल्यू आप रखोगे 2.303 रख दो, R रख दो, टेम्परेचर रख दो नॉर्मल, तो अपनी कौन सी वैल्यू आ जाती थी? ये वाली आ जाती थी 0.0591 ई नॉट से। ये रिलेशन याद रखेंगे तो केसी की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, केसी की या लॉग केसी की भी वैल्यू इस इक्वेशन से हम लोग निकाल सकते, ठीक है। ई सेल को 0 किया तो ई नॉट सेल इस वैल्यू के इक्वल आ गया। इसमें भी कभी कभी छोटा मोटा न्यूमेरिकल आ जाता है। वैसे आजकल डेल्टा जी NF ई नॉट सेल पे आ रहा है सवाल, और एक क्वेश्चन उस पे आ रहा है जो आपको पूरी इक्वेशन लगा के ई सेल निकाल। हो गया सबका? स्टार बना के एक पॉइंट लिखो, ई सेल is an intensive property E cell is a intensive property but delta G E cell जो होता है वो इंटेंसिव होता है, but delta G is extensive। इंटेंसिव एक्सटेंसिव कहाँ पढ़ा था? थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था ना।
इंटेंसिव का मतलब होता है इंडिपेंडेंट ऑफ मास वॉल्यूम, मतलब आप अमाउंट चेंज करते हो तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। और एक्सटेंसिव का मतलब क्या होगा, चेंज होगा, है ना। अब हम लोग बात कर रहे हैं आज इलेक्ट्रोलिसिस पे, बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात शुरू। इलेक्ट्रोलिसिस की बात करें, इलेक्ट्रोलिसिस का फिनोमेनन क्या होता है। इलेक्ट्रोलिसिस से आयंस प्रोड्यूस होंगे, और होंगे किसके थ्रू, बाय इलेक्ट्रिसिटी इन molten और aqueous state of salt। या तो molten स्टेट में, मेल्ट स्टेट में हो आपका सॉल्ट, या तो उसमें क्या हो, एक्वस सोल्यूशन बना दो आप, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा दो, वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाए, आयंस प्रोड्यूस हो जाए, एंड आयंस गेट डिपॉजिटेड ऑन कैथोड एंड एनोड, कैथोड एंड एनोड, आयंस डिपॉजिट हो जाएंगे कैथोड और एनोड, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। इसके लिए सेल कौन सा होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसके पहले हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था सेल, इलेक्ट्रो केमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल बोल सकते, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बेसिक डिफरेंस क्या होगा, इसमें जो एनोड था उसके ऊपर हो रहा था ऑक्सीडेशन, और ये एनोड जो था वो नेगेटिव चार्ज। एनोड कैसा होता था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, नेगेटिवली चार्ज, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन ही, लेकिन ये कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज। कैथोड की अगर बात करें तो कैथोड पे कौन सा प्रोसेस होता था, रिडक्शन, और कैथोड होता है वहां पे पॉजिटिवली चार्ज, जो अभी इसके पहले सेल पढ़ा। जबकि यहाँ पे कैथोड कैसा हो जाएगा, कैथोड पे होगा रिडक्शन, और कैथोड यहाँ पे होगा नेगेटिवली चार्ज। कैथोड होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलिटिक सेल जब हम यूज करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट से हम लोग सब्सटेंस बनाते हैं, केमिकल क्रिएट करते हैं, केमिकल एनर्जी क्रिएट होती है। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हो किसमें, केमिकल एनर्जी में। जबकि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था इसमें हम लोग क्या करते थे, पहले रेडॉक्स रिएक्शन होता था, यानी कि केमिकल्स के बीच में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल एनर्जी से पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, पोटेंशियल का मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट हो रही है। तो इसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी से क्या क्रिएट करते हो आप, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पोटेंशियल बनाते हो ना। तो जस्ट रिवर्स है, केमिकल एनर्जी से क्या बनाओगे, पोटेंशियल एनर्जी।
पोटेंशियल एनर्जी बोल दिया मैंने, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पोटेंशियल कहाँ से आ अपनी क्लास में कुछ लोग लगातार बात करते रहते हैं, वो जो बात करते रहते हैं ना, एक टाइम के बाद मैं बात करने के लिए मना करना बंद कर देती हूँ। फिर वो ईयर एंड पे सर से आके शिकायत करते हैं कि मैम तो हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं देती। कि जो मेरे ऊपर ध्यान नहीं देगा मैं उसके ऊपर बिल्कुल इतना इतना भी ध्यान नहीं दूंगी, वो कोई भी स्टूडेंट हो। पढ़ाते वक्त अगर आप फोकस्ड नहीं होंगे फिर मैं भी साइड लाइन कर देती हूँ। क्लास चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप ध्यान नहीं देंगे, आपको नहीं ध्यान है कि बोर्ड की क्लास है, आपको फोकस्ड होना है, तो जय श्री राम कहते हैं। इंफॉर्मेशन मिली, अब इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कैसे कैसे सेल होंगे। उसमें मेनली आपको पढ़ना है, एक एस्पेक्ट पढ़ेंगे हम लोग क्वांटिटेटिव, एक एस्पेक्ट पढ़ेंगे क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब है कि किसी सब्सटेंस की अगर इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा ये जानना होता है आपको। और क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव का क्वांटिटी का मतलब अमाउंट चेक करेंगे, और क्वालिटेटिव का मतलब क्या क्या बन रहा है ये चेक करेंगे। तो अपना क्वांटिटेटिव के लिए हम लोग दो लॉ पढ़ेंगे, फेराडे ने दिए थे, फेराडे फर्स्ट लॉ एंड फेराडे सेकंड लॉ। दोनों बहुत इजी हैं, छोटे छोटे से उस पर न्यूमेरिकल आते हैं। और जो प्रोडक्ट वाला पार्ट है उसमें थर्मोडायनेमिक्स भी इन्वॉल्व होती है, काइनेटिक्स भी इन्वॉल्व होती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी याद करना पड़ता है। इसलिए उस पोर्शन को थोड़ा सा हमको याद करना पड़ता है कि किससे क्या बनेगा, है ना। जैसे NaCl मॉल्टन लोगे तो प्रोडक्ट अलग होंगे, NaCl एक्वस लोगे तो प्रोडक्ट अलग होंगे, NaCl का सोल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट लोगे तो प्रोडक्ट अलग होंगे। तो ये प्रोडक्ट हमको थोड़ा सा याद करने पड़े। तो इलेक्ट्रोलिसिस को हम लोग कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं, दो तरीके से। एक पढ़ेंगे इसका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में आपको याद करना है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो सॉल्यूशन आप भर रहे हो, जो सब्सटेंस यूज कर रहे हो, उससे क्या प्रोडक्ट बनेंगे, प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेनी है। और दूसरा है आपका क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में जो सब्सटेंस इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट होगा उसका अमाउंट कैलकुलेशन ये पता लगाएंगे, तो उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी चेक करेंगे, इसमें अपने पिक्चर में आ जाएंगे फेराडे, और फेराडे के दो लॉ पढ़ने वाले, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड, इंपॉर्टेंट है। तो पहले इंटरेस्टिंग वाला पढ़ा देते हैं, क्वांटिटेटिव वाला, फिर पढ़ाते हैं क्वालिटेटिव जिसमें ज्यादा याद करें। पहले क्वांटिटेटिव वाला एस्पेक्ट। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में आपको बता दिया जाएगा कि क्या बन रहा है, कितना बनेगा, कितनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराओगे तो कितना बनेगा, ये सब आपको चेक करना होगा, है ना। तो हेडिंग डाल लीजिए क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सेल में होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस।
दो लॉज है इसमें, फेराडे ने बताया था इसके बारे में, तो फेराडे ने दो लॉ चिपका दिया आपको जो आपको करने पड़ेंगे। फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है किसी इलेक्ट्रोड पे, तो उस इलेक्ट्रोड पे उस सब्सटेंस का जो मास डिपॉजिट होगा वो आप कितना चार्ज फ्लो करा रहे हो सेल में उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब फर्स्ट लॉ ने क्या बोला कि मास डिपॉजिटेड फेराडेज लिख दीजिएगा नहीं तो गड़बड़ होगा। Faraday's first law, mass deposited over electrode is directly proportional to charge flow in the cell। अगर आप मास मानते हो m, तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई टी। आई करंट है, t टाइम है, I मल्टीप्लाइड बाई टी क्या हो जाएगा आपका? प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है z, प्रोपोर्शनलिटी जैसे ही हटाएंगे एक कांस्टेंट आ जाएगा z। मास डिपॉजिटेड ओवर इलेक्ट्रोड। तुम इतनी देर तक रुके थे ये पूछने? एम होता है आपका मास डिपॉजिटेड, आई पता ही है करंट कितनी फ्लो करा रहे हो, टी कितने टाइम के लिए फ्लो करा रहे हो, और जेड होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस ऑफ मेटल। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ मेटल, जेड के बारे में पहले जानिए। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ मेटल, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ मेटल। आई पता ही आपको क्या है, करंट कितना फ्लो करा रहे हो, टी है कितने टाइम के लिए आपने फ्लो कराया, एम है कितना मास डिपॉजिट हो रहा है। कोई कोई बुक एम को डब्ल्यू भी लिखती है, चलेगा। आपको सिखाया था केमिस्ट्री में वेट लिख देते हैं ना कई बार मास, तो एक ही बात है, केमिस्ट्री में मास और वेट एक ही है। ठीक है, अब ये फर्स्ट लॉ है, इसमें z अगर आपको क्वेश्चन में नहीं पता है तो z कैसे निकालेंगे? कई बार z दे देते हैं, कई बार नहीं भी देते हैं, तो z कैसे निकालेंगे उसके लिए थोड़ा सा सीख लीजिए। E इज इक्वल टू होता है z मल्टीप्लाइड बाई एफ, यानी हम कह सकते हैं z इज इक्वल टू ई बाई एफ हो गया ना, ई बाई एफ। एक बार चेक कर लेने दो मुझे, क्योंकि बहुत दिन हो गए यार, निकल भी जाता है दिमाग से। ई बाई एफ, ठीक। ये क्या है? ये है इक्विवेलेंट मास, मोल कॉन्सेप्ट में निकालना सिखाया था आपको।
और एफ तो आपको पता है क्या है, फैराडे नंबर। एफ है फैराडे नंबर। इक्विवेलेंट मास पता है आपको, ईएम पता है, और आपको 96500 ये वैल्यू रख देंगे तो क्या निकल आएगा आपका। m इज इक्वल टू जेड आई टी वाले फॉर्मूला से अगर हम लोग बोले जेड की यूनिट निकालने को तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। अगर जेड की यूनिट निकालनी है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m बाई आई टी बन जाएगा ना। तो इसको अगर ग्राम में लेते हो तो ये किस में ले लो, एम्पियर सेकेंड, या ले लो इसको ग्राम पर कूलम्स, ग्राम पर कूलम्स। एमकेएस में लेना तो केजी ले सकते पूरा। चलिए अब इसके क्वेश्चंस करना सिखा देते हैं आपको, कैसे फर्स्ट लॉ पे बेस्ड आप क्वेश्चंस करेंगे। m इज इक्वल टू जेड आई टी से भी कर सकते हैं और एक और छोटा सा तरीका उससे भी कर सकते हैं, तो दोनों से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए करते क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ। डालिए क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। Z की अगर डेफिनेशन लिखनी हो और I और T को 1 1 कर दें तो Z क्या हो जाएगा, मास डिपॉजिटेड हो जाएगा। अपना ये फॉर्मूला था, Z इज इक्वल टू है m बाई आई टी, है ना। अगर किसी केस में I इज इक्वल टू 1 एम्पियर कर दिया और टाइम कर दिया 1 सेकेंड तो Z क्या हो जाएगा, इस केस में इज इक्वल टू m हो जाएगा। यानी कि Z आप कह सकते हो किसी भी मेटल का Z क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हो सकता है क्या, मास डिपॉजिटेड ओवर इलेक्ट्रोड व्हेन 1 एम्पियर करंट फ्लोज इन द सर्किट फॉर 1 सेकेंड, है ना, ऐसा कह सकते हैं। तो लिख लीजिए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट is mass deposited on electrode when 1 ampere current flow for 1 second, या 1 coulomb charge is flowing from the cell, ऐसा भी कह सकते हैं। 1 एम्पियर की करंट 1 सेकेंड के लिए फ्लो कराओगे तो इलेक्ट्रोड पे जितना मास डिपॉजिट होगा वही क्या होगा उसका, उस मेटल का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z निकालने का तरीका है E बाई एफ। E होता है इक्विवेलेंट मास और F की वैल्यू आपको पता है 96500 लेनी है। और अगर एग्जैक्ट देंगे तो क्या देंगे, 96 क्या बताया था, 484 बताया था, ऐसा कुछ जो देंगे वो लगा देंगे। नहीं देंगे तो 96500 लगा देंगे। व्हेन इलेक्ट्रोड के बाद व्हेन, हाँ लग नहीं रहा ये व्हेन,
चलिए बताया जाए, क्वेश्चंस पे आते। देखो जैसे मान लो आपसे बोल रहे हैं कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, और उस कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में आपने 2 एम्पियर की करंट फ्लो कराई है और फॉर 2 मिनट्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं करके बताऊंगी। 2 तरीके हैं इसको करने के। कॉपर सल्फेट इज अ सॉल्ट, तो कॉपर सल्फेट अगर ब्रेक होगा तो Cu प्लस 2 प्लस SO4 -2 में ब्रेक होगा, है ना। और किसी भी मेटल का अगर निकालना होता है इक्विवेलेंट मास, तो मेटल का एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय उसकी वैलेंसी कर देते हैं, या ऑक्सीडेशन नंबर, कितना ऑक्सीडेशन नंबर। तो कॉपर डिपॉजिटेड पूछा है, आपसे पूछा गया कॉपर का कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, ये बताना है। मास डिपॉजिटेड कॉपर, तो कॉपर का निकालना है, तो कॉपर का इक्विवेलेंट मास निकालना पड़ेगा आपको। आपको लगाना है M इज इक्वल टू Z आई टी। आई कितना है, 2 एम्पियर है, और टाइम कितना है, 2 मिनट था ना, तो सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये आ गया आई टी की वैल्यू। अब अपने पास अगर Z की वैल्यू हो तो अपने पास M की वैल्यू आ जाएगी, तो Z अलग से निकाल लो। किसी भी सब्सटेंस का Z अगर निकालना है तो Z इज इक्वल टू होता है E बाई एफ, और E जो निकालते हैं किसी मेटल का एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई उसकी जो वैलेंसी होती है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे, तो कॉपर का एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 63.5, इस पे चार्ज दिखाई दे रहा है 2, और फेराडे तो पता ही है आपको कितना होता है 9650, ये रख लेंगे वैल्यू। तो 63.5 डिवाइडेड बाई 2 96500 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, इससे आ जाएगा आपकी वैल्यू ग्राम। क्लियर है बात इतनी। M इज इक्वल टू Z आई टी कैसे लगाया, Z अलग से निकालना पड़ेगा, जिस मेटल का है उसका ग्राम एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, उसका वैलेंसी चार्ज कितना है, E निकालेंगे, फिर E में डिवाइड करेंगे F का, तब आपका Z निकलेगा, फिर Z की वैल्यू रखेंगे। अब देखो इसका एक इजी तरीका बताते हैं। इस क्वेश्चन को ऐसे M इज इक्वल टू Z आई सी तो कर ही सकते हैं, दूसरा एक तरीका भी। दूसरा क्या तरीका देखो, हो गया, कैलकुलेशन आप बाद में कर लीजिएगा। दूसरा सेकंड तरीका क्या है, देखो जैसे सॉल्ट है अपना कॉपर सल्फेट, तो पहले सॉल्ट को तोड़ लो, कॉपर प्लस 2 SO4 -2 टूट गया। अब कॉपर डिपॉजिटेड पूछा है, तो कॉपर डिपॉजिट होगा तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग डिपॉजिटेड का मतलब कॉपर सॉलिड बनेगा, रिडक्शन होगा उसका। ठीक है, अगर ये कॉपर आयन 1 मोल है और ये है 1 मोल बनता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं बोला जाता, इसको बोलते हैं 2 मोल्स ऑफ। अगर ये एक आयन है, सिंगल एंटिटी है, एक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर सॉलिड का एक एटम बनाएगा। अगर ये 1 मोल है तो बोलते हैं हम लोग 2 मोल इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या बोलते हैं 1 मोल बनेगा कॉपर सॉलिड। इस तरीके से लिखते हैं। अब ये जो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लिख सकते हैं 1 फेराडे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन को हम क्या लिख सकते हैं 1 फेराडे। इसका मतलब इस केस में अगर ये 1 मोल है तो ये 2 फेराडे हो जाएगा,
1 मोल इलेक्ट्रॉन को हम कितना चार्ज लिख सकते हैं? 1 फेराडे चार्ज लिख सकते हैं। ये 2 फेराडे हो जाएगा और इससे ये कितना बनेगा? 1। इतनी बात समझ में आ रही है? कहाँ? 1 मोल फेराडे नहीं, चार्ज को फेराडे में लिखते हैं। इसका मतलब चार्ज अगर 2 फेराडे है तो ये कॉपर कितना डिपॉजिट हो रहा है? 1 मोल डिपॉजिट हो रहा है। 2 फेराडे चार्ज का क्या मतलब है? 2 मल्टीप्लाइड बाई 96500 कूलाम, इतना ही तो है। इससे कॉपर कितना डिपॉजिट हो रहा है? 1 मोल। कॉपर के अगर 1 मोल का मास देखें तो वो होगा उसका ग्राम एटॉमिक मास 63.5। 1 मोल का मास कितना होता है? 63.5। तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 96500 कूलाम से कितना मिल गया? 63.5। अपने क्वेश्चन में हम लोग चार्ज अलग से निकाल सकते हैं, Q इज इक्वल टू IT से 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 60 आ जाएगा। कितना आएगा? 240 कूलाम्स आ जाएगा ना। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 96500 कूलाम से बनता है 63.5। तो इतने कूलाम से कितना बनेगा निकालने लगे। 63.5 डिवाइडेड बाई 2 96500, वैल्यू सेम आएगी। अगर आपको Z नहीं निकालना है, ये सब नहीं निकालना है, तो सीधे ऐसे इक्वेशन लिखिए और इक्वेशन में देख लीजिए कितना मोल इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, उतने ही फेराडे लगा दीजिए। आंसर सेम होगा। वहां पे Z निकालना है, यहाँ पे वहां फॉर्मूला से चल रहे हैं, यहाँ पे किससे चल रहे हैं? इक्वेशन से। जिसको जो इजी लगे वो उस तरीके से करें। क्या हुआ? सेम वैल्यू आएगी, है ना? जो भी आए। अब मास डिपॉजिटेड निकाल लेंगे, कोई भी सॉल्ट दिया उसका सोल्यूशन बना रहे हो हम लोग तो, है ना? निकाल लेंगे ना, चाहे इस तरीके से निकालो चाहे इससे निकालो, दोनों से। सॉल्ट को तोड़ना तो आना ही चाहिए, तोड़ेंगे नहीं तो वैलेंसी नहीं पता चलेगी। अगर सॉल्ट को ब्रेक करने आता है कि साइन में ब्रेक हो रहा है, तो आराम से आप चाहे ये तरीका लगाओ चाहे वो लगाओ। मैं कभी भी फॉर्मूला नहीं लगाती थी, मैं तो हमेशा किससे करती थी? इससे। लेकिन कई बच्चों को इससे नहीं समझ आता, नहीं कर पाते, तो फिर उनको बोलते हैं फॉर्मूला से करो, एक ही बात है। अपने को तो आंसर तक पहुंचना है, सही आंसर कम टाइम में। इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं दे रखा है। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। 7.2 लीटर 7.2 liters aqueous solution of copper sulfate is taken current of 9.65 ampere, current of 9.65 ampere
is passed, current of 9.65 ampere is passed for 2 hours. Calculate mass deposited at cathode, ब्रैकेट में लिख दो कॉपर. मेटल जो होती है वो हमेशा कैथोड पे डिपॉजिट होती है. कॉपर के बारे में पूछ रहे हैं. कितना मास डिपॉजिट होगा? चलिए करिए. तब तक मैं कोई पीवाईक्यू निकाल लेती हूँ. फॉर्मूला वगैरह नोट है ना आपके पास? इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं और करंट कितनी है? 9.65 एम्पियर. और टाइम कितना है? मास ऑफ कॉपर एट कैथोड निकालना. कितना डिपॉजिट होगा? मुझे तो गर्मी लग रही है. इससे सिस्टम से हीट निकलती है ना. चलो निकालो सब लोग, देखते हैं कौन जल्दी आंसर देता. आवर्स को सेकंड में चेंज कर लेना. हम्म 86 और 68. हमारे पास तो 68 आ रहा है. आ गया. सबने आंसर निकाल दिया? मैं बताऊं? अरे निकल गया आंसर. चार्ज को फैराडे में भी निकाल सकते हो. चार्ज को फैराडे में भी निकाल के आंसर निकाल सकते हो. और बॉयज में आंसर है. सारांश क्या आ रहा है आंसर? 2.2. अनोखे आंसर आ रहे हैं सबके. चलो भाई करते हैं. M इज इक्वल टू ZIT. Z इज इक्वल टू क्या था? E बाई F. E कितना होता है? एटॉमिक मास बाई
कॉपर सल्फेट है तो थ्रू हो जाएगा वैलेंसी। आई है 9.6 और ये है 2 आवर्स, सेकेंड्स में कन्वर्ट हो गया है ना। अब कट पिट कर लो इसको, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देते हैं, इसको डेसिमल को उड़ा दो तो 2 जीरो आ जाएंगे, तो ये कट जाएगा पूरा। यहाँ पे बचेगा अपना 100। अब 100 को उड़ा दो इससे, 50 आ गया। अब नीचे फिर से 100 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, है ना। तो 36 मल्टीप्लाइड बाई 63.5 और ये आ गया 100, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 36 मल्टीप्लाइड बाई 0.635, ये आना चाहिए। ये मल्टीप्लाई करके देख लो कितनी आ रही वैल्यू, 22.86, यही है। ठीक है, दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं ऐसे। देखो चार्ज है आपका I मल्टीप्लाइड बाई टी होता है ना चार्ज, तो I है यहाँ पे 9.65 और T है आपका 2 मल्टीप्लाइड बाई 3600, है ना। यही है आपका, 2 आवर्स को सेकंड में चेंज कर दिया। अब ये लोगे तो कूलाम्स में चार्ज आएगा, है ना, ये कूलाम्स में चार्ज है। अगर इसको फेराडे में कन्वर्ट कर लो, यहीं के यहीं फेराडे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 96500 से डिवाइड कर दो, ऐसे भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन पहले ही हो जाएगी। 2 जीरो से ये उड़ गए आपके, और यहाँ पे आपने 2 जीरो कर लिए तो ये पूरी वैल्यू कर दी। अब ये हो गया आपका 2 मल्टीप्लाइड बाई 36/50, ये वैल्यू आ गई फेराडे। चार्ज अब की बार हमने किस में निकाल दिया, फेराडे में निकाल दिया, कूलम्स में ना निकाल के किस में निकाल दिया, फेराडे में। अब फेराडे से आंसर निकालेंगे, देखो कैसे। कॉपर +2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर, है ना। तो ये है आपका 2 फेराडे से कितना मास डिपॉजिट कर रहे हो आप, 63.5 ग्राम, इतना ही तो डिपॉजिट हो रहा है। तो अपने फेराडे हमने कितने निकाले हैं, 36/50, तो 36/50 फेराडे से कितना आएगा, तो 63.5/2 फेराडे, 36/50, इससे एफ यहाँ से कट जाएगा। अब वैल्यू निकालेंगे तो वही आएगी 22। 86 था कि 68, ठीक है, इजी है। चले 83 पर कैसे आया सबका 86 था, आंसर इसमें 68 दे रहा है, पर बुक्स में कभी कभी मिसप्रिंट वगैरह भी होता है। सबका 86 आ रहा है तो मतलब 86 ही है, ठीक है। अनुज आ गया, बात नहीं करें, आपस में बात नहीं करें। बहुत बात करते हो आप लोग। दीवा जल्दी करो, क्या कर रहे हो, हो गया। हाँ, सवाल लेके बैठे हैं और यहाँ तुम
ध्यान से सुनिए क्वेश्चन। 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी liberates x multiplied by 10 raised to power minus 1 gram atom of copper from copper sulfate। x की वैल्यू निकालनी है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लिबरेट्स x multiplied by 10 raised to power minus 1 gram atom of copper। चलिए हाँ, 1 फैराडे इज चार्ज। फैराडे तो चार्ज के लिए ही है ना। जल्दी बताइए। अभी मैंने क्या सिखाया आपको? आयन तो सॉल्यूशन में है, डिपॉजिट क्या होगा? सॉलिड जाकर के ही तो डिपॉजिट होगा, तो न्यूट्रल एटम ही तो होगा। Na सॉलिड का मतलब न्यूट्रल हो गया ना, Na प्लस का मतलब आयन, वो सॉल्यूशन में होगा। क्या लगा दिया तुमने इतना खतरनाक? 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई जा रही है, मतलब 1 फैराडे चार्ज दे रहे हो। आपसे पूछ रहे हैं कि कॉपर लिबरेट कर रहा है, कॉपर कितना डिपॉजिट हो रहा है? x मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर माइनस 1 ग्राम एटम। मोल कॉन्सेप्ट में आपको सिखाया था, ग्राम एटम किसी मेटल के लिए क्या लिखा जा सकता है? उसको मोल भी लिख सकते हैं। किसी एटम के लिए अगर आप लिखते हो वर्ड ग्राम एटम, तो इसका मतलब उस एटम के आपने क्या लिखे हुए हैं? मोल। यानी कि ये वैल्यू क्या है? मोल की वैल्यू है। अब हम इससे ज्यादा हिंट हम नहीं देंगे, अब हम सॉल्व करके बता दें। एक्स की वैल्यू निकालनी है, ध्यान से। एक्स की वैल्यू 5 आएगी एक्स की वैल्यू। कॉपर सल्फेट से मिलेगा कॉपर +2। ये आपका क्या बनेगा इक्वेशन? ये 2 फैराडे चार्ज लोगे तो कॉपर कितना बनेगा? 1 मोल ही तो बनेगा। 2 फैराडे चार्ज से कितना बनेगा कॉपर? 1 मोल। आपको कितना दिया है क्वेश्चन में? 1 फैराडे, तो कितना बनेगा? हाफ बन जाएगा ना, 0.5 मोल बनेगा, जिसको हम बोल सकते हैं 0.5 ग्राम एटम भी कह सकते हैं इसी को, है ना। तो इसका मतलब x मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर -1 इज इक्वल टू क्या आ गया? इसकी जगह क्या आ गया? 0.5। x की वैल्यू निकालनी है आपको, तो x की वैल्यू नहीं निकालोगे। 0.5 डिवाइडेड बाई 10 रेज़ टू पावर -1 क्या आ जाएगा? 5। x की तो वैल्यू निकालनी है। ये मोल दे रखे थे, ग्राम एटम का मतलब मोल दे रखे थे। x मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर -1 मोल है। तो इजी था ये सवाल, बस लैंग्वेज में क्या किया था थोड़ा सा आपको, ग्राम लिखा हुआ है तो कई बार ग्राम कैलकुलेट करना चालू कर देंगे, और जैसे ही ग्राम कैलकुलेट करेंगे आंसर क्या हो जाएगा?
कबाड़ा हो जाएगा फिर। आपने पहले क्या किया था, वही सब कर रहे थे? हाँ, मास निकालना चालू कर दिया। ग्राम आइटम का मतलब मोल हो गया। ठीक है, इजी सवाल था। आंसर क्या हो जाएगा? एक्स की जगह क्या आ गया? सेकेंड लॉ पे आ जाते हैं। फर्स्ट लॉ इजी होता है, तो ज्यादा इजी का इजी पे वर्कआउट ना करें, किस पे करें? डिफिकल्ट पे। चलिए, सेकेंड भी इजी है, कुछ खास बात नहीं है ऐसी। चलिए भाई, सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ ऑफ फैराडेज इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस का सेकेंड लॉ। कई सारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैं, दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लिया आपने और उनको लगा दिया सीरीज में। उनको कैसे अरेंज कर दिया? सीरीज में। कई सारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अगर आप लेते हो और उनको किस में अरेंज कर देते हो? सीरीज में। तो आपको पता है सेल्स को अगर हम लोग सीरीज में लगाते हैं और एक से करंट फ्लो करना स्टार्ट करते हैं, दूसरे में जाती है, तीसरे में अगर जा रही है, ये सीरीज में कनेक्शन में है, तो सीरीज कनेक्शन में आपको पता है करंट क्या हो जाती है? सेम होती है, सब में करंट सेम जाएगी। अगर सेम टाइम के लिए सेम करंट सब में फ्लो कराते हो और वो किस में अरेंज हैं? सारे सेल सीरीज में अरेंज हैं, तो अलग अलग सेल में जो मास डिपॉजिटेड होता है वो आपका अलग अलग मेटल के इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब तीनों सेल्स, तीन अगर लगा रखे हैं, तीनों सीरीज में हैं, तो तीनों में आई भी सेम होगा, टी भी सेम होगा, क्यू भी सेम होगा। मतलब आप चार्ज फ्लो सेम करा रहे हो और आपका जो मास डिपॉजिटेड होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? जो भी मेटल इलेक्ट्रोड है, जो भी आपका मेटल है, उसके इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास डिपॉजिटेड। जैसे अभी हम लोगों ने फर्स्ट लॉ में पढ़ा था, मास डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जेड, है ना, जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो पहले लॉ ही लिख लो, फिर उसके बाद इसका इंटरप्रिटेशन कराएं। सेकेंड लॉ लिखिए। when a given quantity of when a given quantity of electricity when a given quantity of electricity is passed through different electrolytes is passed through different electrolytes amount of substance deposited amount of substance deposited at electrodes is directly proportional to their respective equivalent weights is directly proportional to their respective equivalent weights. क्या क्या कर रहे हो तुम लोग? Same amount of current is flowing
for same time in electrolytic cells, ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, ये सारे सेल कैसे कनेक्टेड हैं? सीरीज में। मास डिपॉजिटेड over electrodes is directly proportional to their respective equivalent mass. Their respective equivalent masses. कह सकते हैं M is directly proportional to E. जैसे मान लो इसमें A है मेटल, इसमें B है, इसमें C मेटल है, इलेक्ट्रोड लगे हुए होंगे, है ना, सिस्टम होगा पूरा, मैंने बनाया नहीं डायग्राम। इसमें कोई मेटल A है, इसमें B मेटल है, इसमें C है ना, और सबके इक्विवेलेंट मास EA, EB, EC है। तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं WA बाई WB इज इक्वल टू आएगा EA बाई EB, या ऐसे भी कह सकते हो WB बाई WC इज इक्वल टू EB बाई EC। तीन लगा रखे हैं। जिसका मास ऊपर रखेंगे उसका इक्विवेलेंट वेट भी क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ आएगा। अगर इसमें इक्विवेलेंट मास की वैल्यू रख दें तो क्या आ जाएगा आपका? Z से भी रिलेशन आ जाएगा, जो पहले वाले में निकला था। पहले वाले में Z से रिलेशन निकला था ना, M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z। फर्स्ट वाले में M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E हमने किया है। तो आपको पता है क्या होता था, Z की वैल्यू क्या होती थी? क्या थी वैल्यू Z की? E बाई F था, E बाई F था ना Z का वैल्यू। तो E की जगह क्या लिख सकते हो? ZF लिख सकते हो ना। F एक कांस्टेंट है, F क्या है? 96500 फिक्स है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z। पहला ही आ गया ना, पहला वाला। तो ऐसे भी कर सकते हैं MA बाई MB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? पहली वाली मेटल का Z बाई ZB, ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरे वाले में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं MB बाई लिखा जा सकता है ना। सारे के सारे सीरीज में कनेक्टेड हैं। पॉइंट क्लियर है? कर लेंगे, इसमें कोई क्वेश्चन आएगा तो। इसमें भी शायद पहले आते थे, अभी तो नहीं आए नए।
नया कोई आया हो तो करवा दे, नहीं तो क्वालिटेटिव पे चले। क्वालिटेटिव में थोड़ा याद करना पड़ेगा चीजों को। कोई समस्या है? बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? PYQ इलेक्ट्रोलिसिस के नहीं है, फ्राडे के तो नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन करो, ऑरेंज बोर्ड पे देखिए, एक कर लो फिर उस पे आ जाएंगे सीधे, टाइम खराब नहीं करेंगे। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स, यानी कि चार्ज पूछना चाह रहे हैं, रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन of 1 mole of water, 1 mole of water to O2 is, ऐसे लिखा हुआ। ये फिलिप्स जो है इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, इतना कूलाम्स लग रहा है। वन मोल वाटर को कन्वर्ट करना है किसमें? ऑक्सीजन में, है ना। इसका रिएक्शन सिखा देते हैं आपको, तब आप कर पाएंगे, ऐसे नहीं कर पाएंगे। वाटर टूटता है तो कैसे टूटता है? वाटर अगर टूटता है तो देखिए ध्यान से, H2O अगर टूटेगा तो ये बनाता है H प्लस और OH माइनस। H2O की इलेक्ट्रोलिसिस से बनता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। किस रिएक्शन से बनता है वो बता दें आपको। अगर हाइड्रोजन बनना है तो H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और H2 बना देगा, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, 2H प्लस इज इक्वल टू 2 फेराडे, H2 बन जाएगा 1 मोल। यानी अगर 1 मोल बनाना है हाइड्रोजन का तो कितने फेराडे चाहिए? 2 फेराडे रिक्वायर्ड है ना। अगर 1 मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस करनी तो 1 मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस करनी है। अक्षिता, क्या बताया मैंने अभी? उठो वहां से, अपनी जगह से जल्दी, वीडियो चल रहा है। उठो, इधर बैठो, अरेंज चलो था, आगे बैठो। इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इससे क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है तो उस समय आप आंसर मुझे देंगे, उसके बाद आप पूछेंगे। ये नहीं मैं सवाल पूछ रही हूँ तो मुझसे ही पूछना चालू कर दीजिए, रिवर्स साइकिल। अभी मैंने आपसे क्या पूछा? क्या? वही तो मैं भी पूछ रही हूँ, अभी मैंने क्या बोला? अभी मैंने आपसे क्या पूछा?
अभी थोड़ी देर में बात। हाइड्रोजन गैस अगर इस इक्वेशन से बन रही है तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको 1 मोल हाइड्रोजन चाहिए तो कितने फेराडे चार्ज चाहिए होगा, 2 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, 2 फेराडे चार्ज। ठीक है, अगर कितना बनाना है, 1 मोल हाइड्रोजन बनाना है। अगर आपको बनाना है, अब ऑक्सीजन कैसे बनती है इस रिएक्शन से देखिए, जब 4OH माइनस होता है, ये टूटता है तो ये बनाता है 2H2O प्लस O2, और ये 4OH माइनस जो है, ये माइनस चार्ज वाला जो है, ये क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालेगा। इसका मतलब 4OH माइनस माइनस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या बनेगा, 2H2O प्लस O2। तो इसमें कितने चार्ज का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, अगर हम लोग बोले तो इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं, 4 फेराडे चार्ज का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। 1 मोल अगर ऑक्सीजन बन रही है तो कितने फेराडे चार्ज चाहिए, 4 फेराडे। 1 मोल अगर हाइड्रोजन बन रही है तो कितने फेराडे चार्ज चाहिए, 2 फेराडे। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अपना क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स, कूलम्स में बताना है कितनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है, मतलब कितना चार्ज चाहिए फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O2O2। वाटर कितना लिया है हमने, 1 मोल लिया है। ठीक है, तो देखते हैं, लिख दें रिएक्शन इसका। मैं लिखती हूं, देखिए आप, H2O ये टूटेगा H प्लस, और किसमें टूटेगा, OH माइनस। अगर आप इसका 1 मोल लेते हो तो ये कितना बनेगा, 1 मोल, और ये कितना बनेगा, ठीक। अगर हाइड्रोजन की बात करते तो H प्लस अगर है तो ये इतना इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनाएगा, हाफ H2 ही तो बनाएगा, हाफ H2 ही बना पाएगा। यानी कि H प्लस प्लस 1 फेराडे इज इक्वल टू हाफ H2, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर 1 मोल वाटर ले रहे हैं तो हाइड्रोजन कितनी बनेगी, हाफ मोल बनेगी, और कितना चार्ज यूज होगा, 1 फेराडे। इफ 1 mole H2O is used, then 1 Faraday is required and half mole H2 is prepared। कितना पॉइंट क्लियर है। अब किसी साल ऑक्सीजन के बारे में पूछा है तो किसी साल हाइड्रोजन के बारे में भी तो पूछ सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, अब हम लोग बात करते हैं OH माइनस की। OH माइनस का रिएक्शन मैंने आपको सिखाया, OH माइनस 4 फेराडे, यहाँ पे चार्ज का इन्वॉल्वमेंट होगा, और क्या होगा, जितना यहाँ माइनस का चार्ज होता है ना उसके हिसाब से फेराडे लगते हैं। ये 4 माइनस है तो 4 फेराडे लगेंगे, और यहाँ पे क्या बनेगा आपका, 2H2O प्लस O2, यही बनेगा। अब हमारे पास 1 मोल से तो 1 ही OH है ना, तो क्या बन जाएगा, 4 से डिवाइड कर दे, इसमें पूरे रिएक्शन में 4 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अपना बेसिक रिएक्शन ये है, पर डिवाइड कर देते, तो यहाँ पे बन जाएगा OH माइनस, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 फेराडे, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 2/4 करेंगे तो 1/2 H2O, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 1/4 O2। आपसे ये नहीं पूछा है क्वेश्चन में कि ऑक्सीजन कितने मोल बनेगी, आपसे क्या पूछा है कि अगर आपको 1 मोल वाटर दिया है तो ऑक्सीजन बनाने के लिए कितने फेराडे की जरूरत है। तो आप क्या बताओगे, 1 मोल अगर वाटर दे रहे हो तो
कितना फेराडे रिक्वायर्ड होगा? ठीक है, अगर आपसे पूछ दें ऑक्सीजन कितनी प्रोड्यूस होगी, अगर आपने 1 मोल वाटर लिया है तो कितनी होगी? 1/4 मोल ऑफ O2। क्लियर है? बोलिए। लास्ट स्लाइड पे जाना है, शुरू वहीं से करना है। आंसर भी निकालना पड़ेगा ना। ये इन्होंने कूलम्स पे दिया, हमने तो फेराडे में निकाला है ना, तो उसको चेंज करेंगे। 1/4 फेराडे में क्या करेंगे, कूलम से कन्वर्ट करने के लिए 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 96500 करेंगे, फिर वैल्यू निकालेंगे, फिर इससे कंपेयर करेंगे। नोट कर लीजिए जल्दी से, वैल्यू क्या आ रही है। वैल्यू आ रही है 1.93 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵ तो 1.93 को इन्होंने इंटीजर करके 2 कर दिया है। चलो फर्स्ट स्लाइड हो गई। आंसर आ रहा है 1.93 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵ तो फिलिप्स की वैल्यू 1.93 हो गई। इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो उसको 2 बना दिया 1.93। ये स्लाइड नोट हो गई सबकी? ये वाली स्लाइड नोट कर लो, फिर आंसर फाइनल आंसर निकाल के दिखाओ। गलत आ रहा है क्या? लेनी तो यही है, देख लेते, चेक कर लेते इन्होंने क्या लिया। इन्होंने तो 96500 लिया। कोई कुछ पूछ रहा है? मैम किसकी आवाज आई? सवाल कहाँ गया? जितना क्वेश्चन को मैं समझ रही हूँ तो वो तो 1 मोल ऑफ H2O ही है, 2O2 दे रहा है इसमें, तो उसमें कैसे आ रहा है? 1/4 मोल ऑफ O2 बन रहे हैं। O2 के बारे में तो पूछा ही नहीं है, इन्होंने बोला है केवल चार्ज के बारे में, तो चार्ज तो आपका 1 फेराडे ही हो जाएगा, है ना? क्या फॉर्मूले से क्या लगाया? M=ZIT। हाँ हाँ कुछ तो गड़बड़ है, या तो अपन नहीं, अपनी अंडरस्टैंडिंग तो ठीक है,
क्योंकि लैंग्वेज तो यही लिख रहा है, लैंग्वेज लिख रहे हैं 1 मोल H2O से O2 बनाना है। लैंग्वेज में कहीं ये नहीं लिखा है कि 1 मोल O2 बनाना है, तो हम 1 मोल H2O को लेकर के चले हैं। 1 मोल H2O को तो O2 बनाने में आपको 1 फैराडे ही लग रहा है, इतना ही तो लग रहा है। और 1/4 तो 4 फैराडे भी कर दोगे तो भी नहीं आएगा, आंसर नहीं आएगा फिर तो। हाँ, आंसर नहीं आएगा, सही नहीं है कुछ, या तो लैंग्वेज में प्रॉब्लम है या तो हम लोग, हमारी तो कैलकुलेशन इसके हिसाब से सही है, लैंग्वेज में कुछ इशू है ना। नहीं, फॉर्मूला तो ये लगेगा, फॉर्मूला की तो दिक्कत ही नहीं है। चलो अगले टॉपिक पे चलते हैं, फिर ये इसको देखेंगे भी हैं। हाँ, इसको क्वेश्चन को मत काटो, क्रॉस करके लगा के रखो, इसको देखेंगे ना फिर। ये आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा है, क्या क्वेश्चन में कुछ गलती है? एक दो जगह से और क्वेश्चन चेक कर लेंगे। चलो, अब क्या लिखना है अपने को? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बनेगा इसकी बात करें। किस सॉल्ट को लेंगे तो क्या बनने वाला है प्रोडक्ट, है ना। प्रोडक्ट क्या बनेगा, अभी तक हमने क्या बात करी थी, प्रोडक्ट कितना बनेगा, कितना बनेगा के लिए कौन से दो लॉस थे, फैराडे के फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। अब बात कर रहे हैं हम लोग प्रोडक्ट बनेगा क्या। इसमें बड़ी भारी लिस्ट है, चलो भाई करते हैं। पहले 2-4 पॉइंट लिख लो इसमें। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड्स ऑन, किसके किसके ऊपर डिपेंड करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ओवर पोटेंशियल ऑफ गैसेस। दूसरा पॉइंट है ओवर पोटेंशियल ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोड। पहला था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो मेटल ले रहे हैं उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। दूसरा है आपका ओवर पोटेंशियल ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू मेटल्स। तीसरा पॉइंट है आपका कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, डाइल्यूट ले रहे हो सॉल्यूशन की, कॉन्सेंट्रेटेड ले रहे हो, इसके ऊपर भी फर्क पड़ता है इससे भी। और चौथा है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, चौथा है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड का मतलब है कि आप इनर्ट ले रहे हो या रिएक्टिंग ले रहे हो। कुछ ऐसे होते हैं जो इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, रिएक्टिंग। जैसे प्लैटिनम लोगे, गोल्ड लोगे तो वो रिएक्ट नहीं करते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड और रिएक्टिंग इलेक्ट्रोड, सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड डिपेंड्स ऑन, किसके किसके ऊपर डिपेंड करेगी इसकी वैल्यू। मेटल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर, उसकी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर सॉल्ट की, उसके गैसेस अगर हैं तो उनका पोटेंशियल कितना है मेटल के रिस्पेक्ट में, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड इनर्ट ले रहे हो या इलेक्ट्रोड रिएक्टिंग वाला ले रहे हो, इन सब के ऊपर प्रोडक्ट की वैल्यू डिपेंड करती है। वैल्यू नहीं, प्रोडक्ट कौन सा बनेगा उसको।
एग्जाम्पल में लिखेंगे सबसे पहला, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टेन सोडियम क्लोराइड। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टेन सोडियम क्लोराइड। मॉल्टेन सोडियम क्लोराइड लिया है आपने। मॉल्टेन का मतलब मेल्ट कर दिया, पानी वानी नहीं डाला, उसको क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया। मेल्ट करेंगे तो आयंस बन जाएंगे। तो NaCl जब टूटता है मॉल्टेन, उसमें इलेक्ट्रिसिटी अगर आप फ्लो कराते हो तो क्या होता है, बनेगा Na प्लस और Cl माइनस। Na प्लस जो होता है वो चला जाता है कैथोड पे, माइनस वाले पे। कैथोड होता है माइनस वाला इलेक्ट्रोड, और कैथोड पे Na प्लस जा करके कैथोड पे कौन सा प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? रिडक्शन। तो Na प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके बना लेगा Na सॉलिड। और एनोड पे होता है आपका क्या, ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे Cl माइनस जो होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना लेगा, Cl2। यानी कि मॉल्टेन सोडियम क्लोराइड के प्रोडक्ट क्या है, सोडियम सॉलिड प्लस क्लोरीन गैस। प्रोडक्ट याद रखने हैं आपको, सोडियम सॉलिड प्लस क्लोरीन गैस। अगर ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे, ये तो तोड़ तोड़ के लिखा है हमने, अगर ओवरऑल लिखोगे तो रिएक्शन क्या आएगा, NaCl लिया आपने मॉल्टेन, तो क्या बन गया, Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2। ओवरऑल रिएक्शन ऐसे लिखी जाती है। पहले हमने लिखी तोड़ तोड़ के, फिर क्या लिखा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिख दिया। ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन मॉल्टेन सोडियम क्लोराइड। तो पहले सोडियम क्लोराइड के जितने टाइप हैं, सोडियम क्लोराइड ज्यादा पूछते हैं तो पहले उसके सारे टाइप लिख लेते हैं। पहला लिखा हम लोगों ने मॉल्टेन। सेकेंड लिखो aqueous NaCl, aqueous NaCl solution using inert electrode। सेकेंड है aqueous NaCl using inert electrode। इसमें स्पेशल क्या है, कौन सा इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, इनर्ट। प्लेटिनम वगैरह इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं। अब सीधे सीधे इसमें प्रोडक्ट लिखेंगे। इसमें लिखो आप 2Na प्लस प्लस 2Cl माइनस प्लस 2Cl माइनस रिएक्शन कुछ और लिख रहे हैं, प्रोडक्ट कुछ और बन रहा है, क्या बात है। H2 बनेगी, Cl2 बनेगा, OH माइनस तो है ही नहीं, रिएक्शन क्यों होगा,
इसमें बनता है, प्रोडक्ट लिख लो सीधे सीधे, इसमें H2 बनेगा, Cl2 बनेगा, O2 बनेगा। H2 बनती है, Cl2 बनता है, O2 बनता है। सोडियम वाली रिएक्शन नहीं होगी, NaCl टूटेगा, सोडियम वाली रिएक्शन नहीं होगी। बताते हैं, देखो NaCl अगर टूटता है तो क्या बनाता है, Na+ और Cl-। ठीक, अगर एक्वस सोल्यूशन है तो वाटर भी होगा, तो वाटर टूटेगा तो H+ और OH- बनाता है, H+ और OH- बनाता है। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन है तो क्या होता है, अगर आप बात करो कैथोड की, तो कैथोड पे क्या होता है, कैथोड नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड है, तो कैथोड पे Na+ भी आ सकता है और H+ भी आ सकता है ना। तो Na+ और H+ में हो जाता है कंपटीशन, Na+ और H+ में क्या होता है, कंपटीशन होता है, और इस कंपटीशन का विनर कौन है, H+ है। यानी कि Na+ की रिएक्शन नहीं होती है, Na+ जाकर के डिपॉजिट सॉलिड नहीं बनाएगा, क्या बनेगा, H+ जो होगा ये इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेगा, हाइड्रोजन गैस। जल्दी से नोट करिए। नीचे रीजन लिख लो, इसमें रीजन लिखो, नीचे रीजन लिखो। रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Na+ E0 Na+ to Na is less than E0 H2O to H। H2O to H कैसे होगा, चलो H2O to H2, H2O से H+ मिलेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो डिपॉजिट नहीं हो पाएगा। Na+ आया था कैथोड पे और क्या आया था, H2O से H+ आया था। अगर इसको डिपॉजिट होना होता तो क्या होता, Na+ इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना लेता, Na सॉलिड बना लेता। अगर इसको डिपॉजिट होना है तो क्या हो रहा है, H2O जो हो रहा है H+ और किसमें टूट रहा है, OH- में, और ये जो H+ है ये क्या बना ले रहा है, H2 बना लेगा, है ना। तो अगर Na+ डिपॉजिट नहीं हो रहा है, अब ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव अगर आयन आ जाएंगे किस सॉल्यूशन में, तो उसमें उन दोनों के बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा। और हमको कैसे याद रखना है कि कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो नहीं बन पाएगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो बनेगा। सोडियम जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पहले आता था ना, ऊपर आता था, तो उसका नेगेटिव में रिडक्शन पोटेंशियल है, और हाइड्रोजन का कितना है, 0 है ना। तो 0 वैल्यू ज्यादा हो जाएगी नेगेटिव से, तो इसलिए हाइड्रोजन जो है वो डिपॉजिट हो सकता है पर सोडियम डिपॉजिट नहीं होगा। पॉइंट क्लियर है, बोलिए। अब दूसरा क्या हो सकता है आपका, दूसरा आयन कौन सा है, ये तो कहानी थी किसकी, कैथोड की। अगर एनोड पे आओगे तो एनोड पे भी तो दो आयन है, एक Cl- है और एक कौन सा है, OH-। Cl- और OH- में विनर कौन है, Cl-, इसलिए क्या बनती है, Cl2 बनेगी। और OH- की जो आगे रिएक्शन बताते थे H2O और O2 बनता था ना, वो वाली रिएक्शन नहीं होगी,
ये नहीं जाएगा, OH माइनस नहीं जाता। अब माइनस वालों के पोटेंशियल की सीरीज तो आपको पता ही नहीं है, तो उसमें याद रख लीजिए, बस इतने से अपना काम बन जाता है। Cl माइनस इसमें बनेगा, और इन दोनों में विनर कौन है, Cl और OH में Cl। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन नहीं होगी, ये अपने काम का नहीं है, एक ये अपने काम का नहीं है और एक ये अपने विनर कौन से हैं, ये और ये, इसको उड़ा दो यार, ये तो ये जाएगा नहीं, तो ये बन ही नहीं पाएगी, OH माइनस O2 नहीं बन पाएगा, क्योंकि OH माइनस और Cl माइनस में कौन विनर है, Cl। ठीक है, तो अगर एक्वस सोल्यूशन ले रहे हो तो क्या बन रहा है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, सोडियम डिपॉजिट नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन गैस नहीं बन रही है। मॉल्टन वाले में क्या बना था प्रोडक्ट, अभी तो बनाया, जल्दी बताओ, मॉल्टन में क्या बनाया था, Na सॉलिड और Cl2 गैस। तीसरा लिखो, NaCl के सारे केस लिखने पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी पूछ लेते हैं, मर्जी चलती है। क्या हुआ, 7 कहाँ बचे हैं, चलो चलो क्लास बंद कर देते हैं आज की, तो पहले ही बोल देते, ऐसे फेस